हाँ हाँ, छोड़ दिया। रिकॉर्डिंग चालू हो गई। हरे कृष्णा। जी। हाँ हाँ, चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द क्लास। हाँ जी, क्योंकि देखो ऑडिट का जो टेस्ट है उसका नंबर तो अभी बाद में आएगा। अभी तो इट्स लाइक जैसे आपके इंडिविजुअली जो भाई आपके जैसे एक एक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो उस हिसाब से होगा फिर। ठीक है। और आपके जो टेस्ट होंगे ना, उससे पहले उससे पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट है मंडे को, है ना, तो मंडे को जो टेस्ट होने वाला है उसके लिए व्हाट वी गोना डू इज लाइक फ्राइडे को ही या फिर उससे एक दो दिन पहले ही, ठीक है, अपन रिवीजन कर लेंगे इंटायर कोर्स का जो मैं आपको टेस्ट में देने वाला हूँ। सो वील कीप वन क्लास एंड इन दैट क्लास वी विल रिवाइज द इंटायर कोर्स वॉट एवर वी हैव डन विथ। ऑल राइट एवरीबडी, सो वील कीप इट लाइक दिस। ठीक है, जस्ट डोंट वरी। ओके। मैं जब जब मैं टेस्ट लूंगा उससे पहले पहले मैं 3 4 दिन, 2 3 दिन पहले रिवीजन करवाऊंगा, ताकि आप वो रिवीजन के बाद आप पुराना वाला पढ़ना चालू कर सको। ओके। चलिए, हमने चालू किया ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड देन ऑडिट प्रोग्राम। मैंने इसके अंदर बताया इसमें मटीरियलिटी भी आएगा और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी होगा। ये चैप्टर के अंदर ये 5 बातें होती है। क्या क्या बनाया जाएगा? सबसे पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा, उस स्ट्रैटेजी के बाद ऑडिट प्लान बनाया जाएगा और उस प्लान के बाद उसका एक प्रोग्राम बनाया जाएगा। ठीक है, बट इसमें हम लोग को किस चीज को भूलना नहीं है, हम लोग को मटीरियलिटी को भूलना नहीं है, और जो भी हम करते जा रहे हैं प्लानिंग उसको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। बताया था ये चीज आपको। चलिए, ऑडिट प्लानिंग क्या होती है बताया था मैंने आपको। डिड आई टेल यू अबाउट ऑडिट प्लानिंग? तो ऑडिट प्लानिंग क्या है? इन ऑडिट प्लानिंग इन्वॉल्व्स ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाना, डेवलप करना ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान क्यों बनाया जाता है? ताकि इफेक्टिव ऑडिट कंडक्ट करी जा सके। ऑडिट प्लान को चालू करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले नॉलेज लेनी पड़ती है, ठीक है, क्लाइंट के बिजनेस की, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हटना यार, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की और ऑडिट प्रोसीजर्स की। उसको मतलब AS/ICS की नॉलेज लेनी पड़ती है। आप ICS पे कितना भरोसा कर सकते हो वो डिसाइड करना पड़ता है। उसके हिसाब से नेट ऑफ AB खुद का डिसाइड करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना वर्क टू बी परफॉर्म। उसके बाद ये मैंने क्या बताया था कि फर्दर क्या हो सकता है, ऑडिट प्रोग्राम जो होता है, ऑडिट प्लान जो होता है, वो क्या हो सकता है, फर्दर डेवलप और रिवाइज किया जा सकता है सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए। अगर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऑडिटर क्या करता है? इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर कर सकता है, ठीक है, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को टाइमली बेसिस पे सॉल्व कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है कितने लोग चाहिए उतने लोग को बुला के फिर ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है। समझ आ गया? डायरेक्शन और सुपरविजन दे सकता है और असिस्ट कर सकता है कि कहाँ कहाँ पे असिस्टेंस ले सकता है, कहाँ कहाँ पे उसे अदर ऑडिटर्स या एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। समझ आ गया? चलो, अब ऑडिट स्ट्रैटेजी अपन ने बनाई, तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी कहाँ तक हो गया था अपना? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी चालू करना है क्या? अच्छा, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ओके ओके ओके। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी ताकि वो अपने को क्या करे, गाइड करे, ठीक है, और अपन एक डिटेल्ड ऑडिट प्लान बना सके। तो पहले अपने को क्या बनाना पड़ता है? स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी के बेसिस पे डिटेल ऑडिट प्लान। बरोबर, चलो चालू करते हैं। अब ये देखो, यहां से चालू करेंगे अपन। द ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। एक ऐसी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएगा, देखो नाम क्या है, ऐसी एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाओ जो क्या करेगा, जो सेट करने में हेल्प करेगा स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ ऑडिट। क्या है ये? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी जो कि स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट सेट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, गाइड करेगा आपको किस चीज के लिए, एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। और गाइड करेगा किस चीज के लिए? ऑडिट प्लान के डेवलपमेंट में, ऑडिट प्लान बनाने में।
ओके, तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी अपने को बनानी है। ऑडिटर को एस्टैब्लिश करना पड़ता है एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी पूरी एंटायर फर्म के ऊपर, पूरी एंटायर फर्म मतलब पूरी एंटायर जिसके ऑडिट करने जा रहे हैं वहां पे, ठीक है, ताकि क्या कर सके, तीन चीजों पे फोकस कर सके ऑडिट, और जो क्या कर सके, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन डिसाइड कर सके ऑडिट का, और गाइड कर सके क्या करने के लिए, ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाने के लिए। समझ आ गया? देखिए, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी assist the auditor to determine, subject to the completion of auditor's risk assessment procedures, such matters as, अभी क्या बोल रहा है, the process of establishing the overall audit strategy assist the auditor, जब क्या बनाएंगे अपन, overall audit strategy बनाएंगे। अभी overall audit strategy जो है, the process of establishing the overall audit strategy, अपन क्या बना रहे हैं, overall audit strategy, assist the auditor to determine, subject to the completion of the auditor's risk assessment procedures। अब ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर याद है क्या? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो है वो कहां पे पढ़ा है अपन ने? कहीं पढ़ा है अपन ने? मतलब कहीं ऐसे के अंदर आता है क्या? कहां पे? ऐसे 315 क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। तो भाई ये जो होता है ना, इसको कहते हैं RAP, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो यहां पे ऑडिटर क्या अप्लाई करता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, नाम है इसका रिस्क, इसका क्या करना है? असेसमेंट। और रिस्क को असेसमेंट करने के प्रोसीजर्स को कहते हैं रिस्क असेसमेंट। अब ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या है कि जहां पे मैं ऑडिट कर रहा हूं वहां पे ओवरऑल कितनी रिस्क मौजूद है, मुझे उस रिस्क का पता लगाना है कि यहां पे कंपैरेटिवली रिस्क ज्यादा है कि कम है, मुझे इस चीज को चेक करना है। तो ऑडिटर को यहां पे क्या करना पड़ता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। क्या अप्लाई करने पड़ते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो प्रोसेस क्या है? ऑडिटर को यहां पे क्या अप्लाई करना है? स्टैब्लिश करना है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी इस तरीके की, दैट असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन, सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मतलब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को स्टैब्लिश करा जो ऑडिटर को असिस्ट करेगा इन चीजों के बारे में। ये जो नीचे वाले पॉइंट्स अपन पढ़ने वाले ना, ऑडिटर को इन चीजों के बारे में वो असिस्ट करेगा, मगर ऑडिटर को इन चीजों के बारे में असिस्ट करेगा बाद में। इन चीजों से पहले ऑडिटर को अप्लाई करने पड़ेंगे रैप। समझ आया? तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी से पहले ऑडिटर को अप्लाई करना पड़ेगा क्या? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, या बोले तो रैप। अभी समझ आ गया? अब वो कौन कौन सी बातें हैं, ठीक है, तो सुनो। The resources to deploy for specific audit areas, such as the use of appropriately experienced team members for high risk areas or the involvement of expert or on complex matters। तो यहां पे ऑडिटर डिसाइड कर रहा है कि जब वो ऑडिट करवाएगा तो उस ऑडिट के ड्यूरेशन में जो भी हाई रिस्क एरियाज है या जहां पे रिस्क आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज है, तो उन्हें एप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस टीम चाहिए या कुछ ऐसे हाई रिस्क एरियाज है जहां पे उनको एक्सपर्ट चाहिए। तो यहां पे ऑडिटर को ये चीज डिसाइड करनी है। अब सुनिए ये क्या बोलता है, समझना बात को। एग्जांपल दे रहा हूं मैं इसका। मान लो कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई क्या चल रहा है? कोई केस चल रहा है। अब जो कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है ना, उसके ऊपर अगर मैं राय लेना चाहूं तो किसकी लूंगा? एडवोकेट की। किसकी? एडवोकेट की। तो कंपनी के ऊपर चल रहा है एक पेंडिंग लिटिगेशन। क्या चल रहा है? एक पेंडिंग लिटिगेशन केस चल रहा है कंपनी के ऊपर। तो हम लोग किसके पास गए? हम लोग गए यहां से एडवोकेट के पास। किसके पास गए? एडवोकेट के पास गए। तो कंपनी के एडवोकेट के पास हम लोग गए, हमने जाके उससे बात करी
अगर हम लोग को लगता है इसका जवाब ठीक है तो ठीक है। अब ये जो एक्सपर्ट था ये था कंपनीज एक्सपर्ट, ये जो एक्सपर्ट था ये था कंपनीज एक्सपर्ट। अगर कंपनीज एक्सपर्ट हमें ठीक लगता है तो ठीक है, बट अगर हमें कंपनीज एक्सपर्ट ठीक नहीं लगता, लेट्स से कि हमें कंपनीज एक्सपर्ट सही नहीं लग रहा, हमें लग रहा है कि नहीं कंपनीज एक्सपर्ट की बस की नहीं है ये, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, हम लोग हमारी तरफ से जो हमारा ऑडिटर्स एक्सपर्ट है उसके पास जा सकते हैं और हम उससे राय ले सकते हैं। समझ आ रही है बात? इसके अलावा अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास ऑडिट आती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का मेन बिजनेस है क्रूड ऑयल का, मतलब पेट्रोलियम का, तो भाई अगर पेट्रोलियम का उनका बिजनेस है यानी कि क्रूड ऑयल और इससे रिलेटेड चीजों का बिजनेस होगा, तो क्या हम इसमें एक्सपर्ट हैं? तो यानी कि इन दी फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी और इन दी फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, हम लोग एक्सपर्ट कहलाते हैं, बट इन अदर फील्ड्स हम लोग एक्सपर्ट नहीं कहलाते। तो जो लोग एक्सपर्ट हैं अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में, हम उनको एक्सपर्ट मानेंगे और हम उनसे क्या कर सकते हैं, यहां पे एडवाइस ले सकते हैं। तो अगर हमें कहीं किसी पॉइंट पे हाई रिस्क लगता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने के बाद कि यहां पे तो बहुत ज्यादा रिस्क है, तो गो एंड टेक एडवाइस फ्रॉम अ एक्सपर्ट। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क कम लगता है, रिस्क तो है पर थोड़ा सा कम लग रहा है, तो गो एंड टेक एडवाइस फ्रॉम अ एक्सपीरियंस पर्सन, या फिर अपनी टीम में एक्सपीरियंस लोगों को अपॉइंट करो। समझ आया? तो अब अगर ऑडिट फर्म ऑडिट करने के लिए जाएगी तो यहां पे जो टीम है वो ज्यादातर एक्सपर्ट लोगों की होगी। जैसे हुआ क्या, हम लोग के पास बैंक ऑडिट आती है, अब हमारी फर्म में टोटल मिला के 30 से 35 लोग का ओवरऑल स्टाफ है, मतलब हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्लस इंटर्न्स को मिला के 30 से 35 लोग हैं ओवरऑल। ओके, हाँ एक ऑफिस नहीं है, मल्टीपल ऑफिसेज हैं, सबके इंटर्न्स अलग अलग ऑफिसेज में उनके पर्सनल ऑफिसेज में रहते हैं, तो उनका पर्सनल लेवल पे भी फर्म है, पर्सनल लेवल पे भी काम है और साथ में फर्म के साथ भी काम है। ठीक है, मतलब 2 जन साथ में एक ही ऑफिस में बैठते हैं, अदर देन दिस बाकी 3 जन अपना अलग अलग काम संभालते हैं, लाइक दैट। ऐसा समझो जैसे मैं अलग हूं, अब मेरे जो आर्टिकल्स हैं वो उन्हीं के पास रहते हैं, मेरे आर्टिकल्स मेरे पास रजिस्टर्ड नहीं है, वो उन्हीं के, मतलब मेरे पास रजिस्टर्ड है बट वो काम उन्हीं के पास सीखते हैं, मेरी फर्म में सीखते हैं, क्योंकि मैं काम ये वाला करता ही नहीं हूं, मतलब बहुत ही लिमिटेड पोर्शन में देखता हूं, तो मेरे को इसलिए जरूरत नहीं होती यहाँ पे। समझ आया आपको? सो बेसिकली क्या सीन है यहाँ पे समझना। अब हुआ ये कि मान लो हमारे पास बैंक ऑडिट आई, क्या ये हमारे पास बैंक ऑडिट आई, तो भाई उस बैंक ऑडिट के अंदर अगर हमें जाना है तो हम कितने लोग को लेके जाएंगे? 5 लोग जा रहे हैं, हम पांचों के पांचों चार्टर्ड चले गए, खत्म बात। समझ आ रही है बात? या एक चार्टर्ड को छोड़ के 4 चार्टर्ड और 2 आर्टिकल्स चले गए, 6 लोग चले गए ऑडिट करने के लिए, यस और नो? क्योंकि बैंक ऑडिट एक क्रूशियल ऑडिट है। बैंक ऑडिट क्या है? एक क्रूशियल ऑडिट है, एक इंपॉर्टेंट ऑडिट है, जिसमें हम चाहते हैं कि ज्यादातर वही लोग जाए ऑडिट करने के लिए जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड है। तो हम लोग उन लोगों को नहीं लेके जाना चाहते जिनके पास एक्सपीरियंस कम है। तो ये बोलता है द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, कि स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज में जो रिसोर्सेज आपको लगाने हैं, डिप्लॉय करने हैं, सच एज द यूज ऑफ एप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स। ठीक है, फॉर हाई रिस्क एरियाज, तो हाई रिस्क एरियाज के लिए आप एक्सपीरियंस टीम मेंबर को यूज कर सकते हो, या फिर आप इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो कॉम्प्लेक्स मैटर्स में, किसका? एक्सपर्ट्स का। समझ आ गया? तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कब क्या कैसे रैप लगा के, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगा के। अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अप्लाई किया, चेक किया आपने, रिस्क ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? एक्सपीरियंस टीम को लेके आओगे, और अगर आपको रिस्क कम लगता है तो आप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर नॉर्मल टीम को। जैसे इंडिया का मैच होता है, अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जब मैच होता है ना, तो देखना जो सीनियर मेंबर्स होते हैं ना, सीनियर टीम लीड, जो टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो उस टाइम पे रेस्ट पे होते हैं, और ये लोग नई टीम को क्या करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे चांस देते हैं, कभी भी देखना। बट अगर मैच कोई क्रूशल है, इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर क्या है, सारे के सारे एक्सपीरियंस लोग आ जाते हैं। अब यू हैव अ मैच विद ऑस्ट्रेलिया, अगर आपका मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो पूरी जान तो लगानी पड़ेगी,
ठीक है, वेस्ट इंडीज के साथ, श्रीलंका के साथ भी। बट वहीं पे अगर आपका मैच है यूएई के साथ, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ अगर आपका मैच है, तो वो सारे के सारे लोग वहां पे तो उनकी कोई ऑफिशियल टीम है ही नहीं, ठीक है, वहां पे तो उनकी ऑफिशियल टीम है ही नहीं, वहां पे तो लोग, वहां के आधे से ज्यादा लोग जॉब करते हैं, तो वो तो सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए खेलते हैं कि यूएई को लगा कि यार ठीक है, मतलब शेख को ऐसे लगा कि ठीक है हमारी भी क्रिकेट टीम होती है एक, ठीक है, तो उसको लगा कि ठीक है भाई, ठीक है, उसको चाहिए एक ऑडिट ये क्रिकेट टीम, तो उसने बनवा ली। बोले ठीक है, बोले हम यहाँ पे मैच कंडक्ट करवाती तो हमारे यहाँ पे भी एक टीम होती हमारी, ठीक है, हमको अच्छा लगती है आजकल ये क्रिकेट देखना तो ठीक है भाई, हाँ हाँ वो हो सकता है बिल्कुल। यूएई का कैप्टन इंडियन, मतलब यूएई की टीम के अंदर मेरा कजन भी खेलता था पहले, ठीक है, उसके बाद फिर उसको घर बुला लिया बोले आप घर आ जा देखो वहां नहीं रहना, ठीक है, अदरवाइज ही वाज इन द टीम, तो हो सकता था कि वही यूएई की टीम का, ठीक है, टीम में मेंबर होता है एक, ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, उसको सेट असाइड करता है। बट बात क्या है, ओवरऑल ये है सीन कि आपको समझ आ गया। अब यूएई की टीम से खिलाना है, और यूएई की टीम से अपन क्या ऐसे टीम के बेस्ट से बेस्ट प्लेयर्स को बुलाएंगे, अरे भाई क्या हालत करेंगे इसकी यार क्या हालत करेंगे इसकी भाई, हाँ वहां पे वो बॉलर्स आ रहे धे धमाधम धे, मतलब रन स्कोर जाएगा 600 के आसपास का, 50 अगर 50 ओवर्स का मैच होता है उनकी टीम के सामने आराम से 50 ओवर में 600-700 मार के आ गए तो मैं, और वो उनको 100 के अंडर आउट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना ना अपने को, तो उस टाइम पे सीनियर मेंबर्स को क्या कर देते हैं, रेस्ट पे भेज देते हैं, और छोटे जो नए प्लेयर्स होते हैं उनको बुला लेते हैं, ताकि उनको टेस्टिंग का टाइम मिल जाए। समझ आ गया? तो ये लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये लोग किसके साथ, बांग्लादेश की टीम के साथ, यूएई की टीम के साथ, मान लो अमेरिका भी मैच में उतर गया उसकी टीम के साथ, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से ये लोग काम कर सकते हैं। समझ आ गया क्या आप लोग को? तो रिस्क कहाँ है, वहां पे कम है, बट जहां पे रिस्क चाहिए ज्यादा, रिस्क है ज्यादा, वहां पे अप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस टीम की जरूरत होती है। समझ आ गया क्या? हाँ या नहीं? ठीक है। The amount of resources to allocate to specific audit areas, such as the number of team members assigned to observe their inventory count at material location, the extent of review of the auditor's work in case of group audits, or the audit budget in hours to allocate high risk areas. अब ये बोलता है कि भाई अगर क्या है, आपने क्या अप्लाई किया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, आरएपी। अब आरएपी अप्लाई करने के बाद अपन को यहां पे देखना है कि स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज के अंदर अपने को, ठीक है, कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने। अब रिसोर्स एलोकेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम मेंबर्स असाइन टू ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट एट मटीरियल लोकेशंस। अब जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कंपनी है लेट्स से मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी साल में एक बार स्टॉक काउंटिंग करवाती है, ये साल में एक बार स्टॉक काउंटिंग करवाती है। ये जब स्टॉक काउंटिंग करवाती है तो ये जनरली स्टॉक काउंटिंग करवाती है इन दी मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है, या फिर इन दी मंथ ऑफ दिसंबर। नवंबर या दिसंबर में स्टॉक काउंटिंग करवाती है। जिस दिन की स्टॉक काउंटिंग होती है उस दिन के लिए कंपनी की पूरी फैक्ट्री बंद होती है, कंप्लीट फैक्ट्री बंद होती है। वहां पे सिर्फ ऑडिटर्स और हर डिपार्टमेंट का एक बंदा जो उनको वहां पे असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो होता है। समझ आया? तो वहां पे कौन होता है ओवरऑल पूरी के पूरे ऑफिस के अंदर? वो लोग कभी भी स्टॉक नहीं उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते उस टाइम पे, इन दैट ड्यूरेशन कंप्लीट प्रोडक्शन बंद, सारी की सारी फैक्ट्री बंद। तो अब ऑडिट टीम जाएगी वहां पे, पहुंचेगी, ऑडिट टीम वहां पे पहुंची, 10 लोगों की टीम वहां पे पहुंची, ठीक है। 10 लोगों ने क्या किया, अपने काम को डिवाइड कर लिया। 10 लोगों ने अपने काम को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, या फिर एक एक दो दो जनों की टीम बना के चले गए लोग। अब जैसे एक एक डिपार्टमेंट में जाते रहेंगे। अब सबसे पहले मान लो एक ऐसे डिपार्टमेंट में गए जहां पे इंजन्स पड़े थे, तो पूरे के पूरे इंजन्स को वो काउंट करवाएगा। हाँ भाई, इंजन्स उनके पैक्ड होते हैं, मारुति थोड़ी बनाएगी, मारुति तो खरीदती है इंजन्स, इंजन के पूरे पैक्ड होते हैं भाई, कार्टन बॉक्सेस में, बड़े बड़े बॉक्सेस में पूरे इंजन्स उनके पैक्ड होते हैं। हाँ, असेंबल करती है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स खुद बनाती है, ठीक है, बाकी मेन असेंबलिंग का ही काम होता है। अब उनके पास क्या पड़े हैं, पूरे आप समझ गए ना, पूरा स्टॉक समझ आ रहा है आपको पूरा क्या है? तो स्टॉक के अंदर पूरा इतने बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, मतलब काफी बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, उसके अंदर उनके पास क्या है, इंजन्स पड़े हुए हैं इसके अंदर।
ठीक है, और एक साथ हजारों इंजन की क्वांटिटी पड़ी हुई है भाई, एक साथ हजारों गाड़ियां बनती है भाई उनके पास, तो हजारों लाखों उनको क्वांटिटी अपने पास रखनी पड़ती है कि नहीं रखनी पड़ती, तो हजारों इंजन उनके पास पड़े हुए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है इसके साथ, ये मारुति क्या है, एक ही इंजन को 4 गाड़ियों में चिपकाता है, सभी में वही इंजन तो लगता है भाई। आपकी ये क्या नाम है इसका, वैगनर, ठीक है, एस्प्रेसो, सिलेरियो, ऑल्टो तो शायद 800 देता है, ऑल्टो K10 जो आती है उसमें, ये सब में क्या है, सब में 1000 सीसी का इंजन लगता है, ठीक है। फिर इसकी 1000 लीटर का इंजन लगता है। फिर इसने शायद बलिनो को अलग कर दिया इसने, क्योंकि बलिनो को इसने नेक्सा में डाल दिया, तो नेक्सा को इसने अलग सेगमेंट बना दिया थोड़ा सा प्रीमियम करने के लिए। तो नेक्सा के अंदर इसके पास ऐसे 4-5 गाड़ियां हैं सिर्फ, ठीक है, एस क्रॉस, सियाज और ये बलिनो। ब्रेजा को थोड़ी डाला है, नहीं, XL6 डाले, ब्रेजा नहीं डाला, मैं हो सकता है ब्रेजा का, मेरे को जहां तक है नहीं डाला है, ठीक है। अब सोचो ब्रेजा के अंदर भी वही सेम इंजन लग रहा है जो किस में लगता है, इसके बलिनो में लगता है, ठीक है, नहीं, ब्रेजा में तो शायद 1.4 लगता है, 1.5, हाँ 1.2 लगता है, बलिनो में 1.2 लगता है। सियाज वाला सेम इंजन है इसका, तो सियाज, एस क्रॉस, इन सब के अंदर सेम इंजन डाल दिया। तो आप समझ रहे हो, इनको इंजन ऐसे नहीं करना पड़ता कि हर गाड़ी के लिए अलग अलग मंगवा के रखना है, ठीक है, एक ही टाइप का इंजन मंगवा के रखेंगे जिसमें 10 गाड़ियों का काम हो जाएगा, 5 तरीके की गाड़ियों का काम हो जाएगा। तो इंजन की क्वांटिटी सोचो कितनी ज्यादा है, आप समझ गए, इंजन की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। अच्छा, इनके पास क्या होता है फिर, ऐसा ये कंपनी क्या करती है मैं आपको बताता हूं, गाड़ियां जो बिकती नहीं है ना, वो मंगवाती है, उसको डिसमेंटल करती है, उसके एक एक चीज को निकालती है, दूसरी गाड़ी में फिट करके बेच देती है। और क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है भाई, सस्ती से सस्ती करके बेच दी, जितनी बिक गई ठीक है, और फिर भी बच जाएगी तो उसका इंजन यहां लगा दिया, एसी कहीं और फिट कर दिया, सब अपनी अपनी जगह पे फिट हो जाता है, थोड़ा बहुत बॉडी का नुकसान होता है इसका बस, ठीक है। अब सुनो, अब हम लोग गए स्टॉक काउंटिंग के लिए, तो हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स मिलती है सबको, तो हम लोग को यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी, फोटो स्टार्ट करे हुए पेजेस मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएगी उसकी, मतलब पीडीएफ्स मिल जाएगी पूरी फिजिकल, और फिजिकल पीडीएफ्स दे देंगे, ठीक है। वो एग्जाम पैड आता है ना अपना, ठीक है, उस पर रख लेंगे फिजिकल पीडीएफ, ठीक है। और फिजिकल पीडीएफ लेके अपन क्या करेंगे, फिजिकल पीडीएफ लेके सबसे पहले मैं गया मान लो इंजन रूम के अंदर जहाँ पे इंजन पड़े हुए हैं, एक जन गया एसी वाले में, एक जन गया टायर वाले में, एक जन गया लाइट्स वाले में, ठीक है। तो अब इस तरीके से भाई, इस तरीके के तो प्रोडक्ट्स होते हैं, और क्या होता है, एक में एक गया जिसमें ग्लासेस पड़े हैं, एक में वो जिसमें पूरा चेसिस पड़ा हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ही तो होता है। तो अब वहाँ एक में, ठीक है, सीट्स वगैरह पड़ी हुई है, एक में बाकी की चीजें हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से पूरा का पूरा काम फिर असेंबल होता है, दिस इज लाइक कार इज मैन्युफैक्चर्ड। तो अब हम लोग गए सबसे पहले कौन से में, सबसे पहले इंजन वाले में गए, तो इस तरीके से वो क्या करेगा, इंजन को काउंट करके बताएगा, और वो काउंट कैसे करके बताएगा वो मैं आपको बताता हूं। वो काउंट इस तरीके से करके बताते हैं कि मान लो कि जैसे ना पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके का ड्राफ्ट होता है वहां पे, ऑडिट का थोड़ी बनाया था अपन ने, नहीं वो, अरे बाबा इसको आज ही चलना है भाई, अब जैसे ये है, ये मारुति सुजुकी का है, ये गोडाउन है जिसके अंदर इंजन्स पड़े हुए हैं सारे के सारे, है ना। तो यहां से इन्होंने क्या कर रखा है, गैप दे रखा है, एक गैप यहां से, एक गैप यहां से, ये गैप है इनका, ओके। ये चलने की जगह है, ये चलने की जगह है पूरी, है ना। यहां से इनके रोबोट्स चलते हैं, प्लस इनके जो आदमी जो होते हैं, जो इंजन रखा और उसको लेके इनके उसे ट्रैवल करते हैं, मतलब ये, हाँ, क्रेन वगैरह से, और यहाँ से इनके पास दूसरे डिपार्टमेंट जाने के रास्ते होते हैं, मतलब दिस इज हाउ दे जस्ट एंटर इनटू द अनदर डिपार्टमेंट, ओके फाइन। अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से इन्होंने मान लो यहाँ पे इन्होंने 20 इंजन्स रख रखे हैं,
20 इंजन रखे हुए हैं एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में 20 रखे हुए हैं, उसके ऊपर फिर 20 रखे हुए हैं, उसके ऊपर फिर 20 रखे हुए हैं, उसके ऊपर फिर 20 रखे हुए हैं, लेट्स से। ओके फाइन, ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है 5 लाइंस, मतलब 5 लाइंस बना रखी है। ओके फाइन, अब काउंटिंग करवाते हैं ये लोग, अपन यहाँ पे पहुंचे तो ये काउंटिंग करवाएंगे, ठीक है। बोले सर ये 20 है ना, 5 फ्लोर पे 20, ठीक है, 5 फ्लोर पे 20, वो भी ऑटोमेटिक होता है, मशीन से चलता है, ठीक है। ऊपर का उतारने के लिए मतलब पुली होती है उनके पास, दे हैव अ पुली, ठीक है। उस पुली से क्या होगा, वो नीचे आएगा, ठीक है, सामान निकाला, फिर पुली से ऊपर वाले को निकाला, मतलब इस तरीके से पुली के थ्रू चलता है वो सारा का सारा काम, ठीक है फाइन। तो ये निकाला, इंजन आया, तो ये कितने हैं सर, ये बोले 20, एक लाइन में 20 है, ठीक है। 20 को मल्टीप्लाई कर दो कितने, 5, तो कितने हो जाएंगे 100, तो 20 इंटू 5 यानी कि 100, समझ आ गया भाई। 20 इंटू 5 यानी कि ये तो हो गए पूरे 100, ये पूरे 100 हो गए। और यहां पे कितनी है, 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 इंटू 5 यानी कि 500, समझ आ गया। यानी कि इस ब्लॉक में 500 500 500 500 500 500 500 इस तरीके से, या फिर मान लो इसमें 1000 रखे हैं, 1000 रखे हैं, इस तरीके से क्या है, ये सारे ब्लॉक्स की नंबर ऑफ ब्लॉक्स की काउंटिंग हो जाती है। समझ आ गया, यस और नो, समझ आया। दिस इज हाउ दिस इज इट इज काउंटेड। इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया मैंने, इस तरीके से इसकी क्या हो रही है, काउंटिंग हो रही है। आया समझ में, इस तरीके से डब्बे भर के रखते हैं। अच्छा चलो, अगर डब्बों में मान लो फॉर एग्जाम्पल इंजन नहीं हुआ तो रैंडमली किसी भी डब्बे को बोलो, उसको आपको क्या करवा देंगे, वेरीफाई करवा देंगे, ठीक है। और उसको फिर हाथों हाथ आपके सामने ही टेप लगा के और ऑडिटर का स्टैंप लगवा देंगे कि ऑडिटर ने वेरीफाई करा था। नहीं तो ओपन इंजन अगर जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट में तो रिस्क होगी, तो इसलिए वो रिस्क को खत्म करने के लिए दिल भी लाइक उसको रीसील करते हैं, रीपैक करते हैं, ऑडिटर का स्टैंप लगा देते हैं कि ऑडिटेड, चेक करवाया था ये, इसलिए इसको ओपन करवाया था। समझ आ गया, तो उसके ऊपर टेप लगा दी, तो उसको ओपन करवाएंगे, आपके सामने के सामने वेरीफाई करवा देंगे है इसमें इंजन, ठीक है। ऐसे रैंडमली आप यहाँ पे 10 जगह वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, ऑडिट होती है। बोलो स्टॉक काउंटिंग कैसे होती है, समझ आया आपको, और किस तरीके से लोग स्टॉक मेंटेन करते हैं, समझ आया आपको ये पूरा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा स्टॉक मेंटेन होता है, पूरा पुली से चलता है इनका काम, ठीक है। सब इनके पास सारा सिस्टम इस तरीके से चलता है। ओके ठीक है, क्या हुआ, क्या है, सब कुछ कंप्यूटराइज रहता है सर, सब कुछ, सारी एंट्रीज रहती है, एक एंटर से सारा का सारा पीडीएफ निकल जाता है। मतलब स्टॉक डिपार्टमेंट से अगर यहाँ से 10 इंजन बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पे सिस्टम लग रहे हैं, यहाँ पे इनके डिटेक्टर्स लग रहे हैं, ठीक है। हर एक यहाँ से बाहर जाने के बाद उसका डिटेक्शन होगा, ठीक है। बंदा कंप्यूटर में उसकी रिकॉर्डिंग करेगा, यहाँ से स्टॉक को माइनस करेगा, ठीक है। और यहाँ से स्टॉक को माइनस करने के बाद जैसे ही स्टॉक एक लेवल से कम हो जाएगा, मान लो यहाँ पे रखे हैं 10,000 इंजन, 10,000 इंजन रखे हुए हैं यहाँ पे, इनका मैक्सिमम है कि जैसे ही 5,000 स्टॉक खत्म हो जाएगा तो अगले 10,000 का ऑर्डर हो जाएगा, जिसको आने में 2 से 3 दिन लगेंगे। समझ आ गए क्या, ठीक है। क्या करेंगे, ऑर्डर कर देंगे, ऑर्डर प्लेस, ऑटोमेटिक होता है इनका सारा काम, ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो आ जाते हैं इनके दूसरे गोडाउन से या कहीं से भी जहाँ पे भी इनके पास स्टॉक होता है, या जहाँ से मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर कर देते हैं ये 2 महीने पहले। तो इस तरीके से काम चलता है। दिस इज हाउ द वर्क गोज ऑन भैया, और कुछ काम नहीं होता। तरीका समझ आया आप लोग को, ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेंडेड बिजनेस होता है इन लोग का यार। तो अब आप लोग को समझा रहा था मैं कि दी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, कि स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज पे कितने रिसोर्सेज अपने को एलोकेट करने हैं, सच एज द नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, कितने टीम के अंदर लोग चाहिए हमें। असाइन टू ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट एट मटीरियल लोकेशंस, मटीरियल लोकेशंस पे हम लोग को कितने लोग भेजने पड़ेंगे ऑडिट की काउंटिंग करवाने के लिए, समझ आ गया, स्टॉक की काउंटिंग करवाने के लिए। द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट्स, अगर कोई ग्रुप ऑडिट चल रही है, उसका इंटरनल ऑडिटर था, ठीक है, तो हम उसके ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं, उसको कितना चेक कर सकते हैं। या फिर जैसे कि मान लो मारुति सुजुकी है, उसकी सब्सिडरीज भी है, तो उसकी सब्सिडरीज के ऑडिटर को भी क्या कर सकते हैं, उसके काम को हम चेक कर सकते हैं, ब्रांच के काम को चेक कर सकते हैं। द ऑडिट बजट इन आवर्स टू एलोकेट हाई रिस्क एरियाज, अब क्या है, ओवरऑल हम लोग को ये जो ऑडिट है 300 घंटों में पूरी करनी है, लेट्स से 300 आवर्स में पूरी करनी है। ओके अब 300 आवर्स में या 3000 आवर्स में पूरी करनी है, 10 लोग की टीम भेजेंगे,
300 घंटे लोगों को लगा के आना इस पे। 300 घंटे को डिवाइड कर लो 8 आवर्स के हिसाब से, ठीक है। अब आप डिवाइड कर लो कितने दिन में ऑडिट कंप्लीट होगी, ठीक है। कितना? 37.5। 10 घंटे कर लेते हैं, काम करते हैं। लेट्स वर्क फॉर 10 आवर्स अ डे। तो 30 दिन में पूरी हो जाएगी ऑडिट। समझ आ गया? अब 30 दिन में जो ऑडिट करनी है अपने को पूरी, 3000 आवर्स हमारे पास है। मारुति सुजुकी ने 3 दिन के लिए बंद करा है अपना पूरा का पूरा ये ऑफिस। 3 दिन के लिए नो प्रोडक्शन, कोई यूनिट नहीं चलेगी, कोई मशीन नहीं चलेगी। सब आप आराम से जितना अगर मशीन में, ठीक है, WIP पड़ा है ना, वर्किंग प्रोग्रेस पड़ा है, तो उसको भी आप काउंट कर सकते हो कि कितना WIP पड़ा हुआ है आपके पास। समझ आ गया? वो पूरा काउंट करवाएंगे कि इस डिपार्टमेंट से ये 200 इंजन गए हुए हैं और ये 200 इंजन इन कार में लगे हुए हैं, वो भी काउंट करवाएंगे। ये कार इतनी % बन चुकी है वो भी बताएंगे आपको। दे विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग कि ये कार 80% मैन्युफैक्चर्ड है, ये कार 60% मैन्युफैक्चर्ड है। इस डिपार्टमेंट में जो गाड़ियां आती है सब क्रेन से आती है, बोले 80% मैन्युफैक्चर्ड वाली आती है। इसके अंदर ये 4 कमियां रह गई बस, बाकी ये कार कंप्लीट है। इसमें ग्लास नहीं लगा है इसमें, ठीक है, मान लो इसमें सब कुछ लग चुका है, बस एक ग्लास और सीट की फिटिंग बाकी चल रही है। बोले फिर आगे की डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर वहां पे ग्लास लग जाएंगे, AC लग जाएंगे, सीट लगा देंगे। मतलब सबके पास इस तरीके का काम होता है, समझ रहे हो? मतलब एक में गई तो एक में 4 काम होके फिर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वो जो बॉडी होती है ना उसको पेंट करा जाता है। उसके बाद उसके अंदर हर चीज की धीरे धीरे फिटिंग 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 करके आगे भेजा जाता है। दिस इज हाउ द वर्क गोज ऑन, ओके। और सबसे बड़ी चीज है कि एक बंदा सारा काम नहीं कर सकता यहां पे इन कंपनीज के अंदर। आप जिस चीज में एक्सपर्ट हो आपसे से वही काम करवाया जाएगा। सो अगर आप AC के अंदर हो तो आप AC का ही काम कर सकते हो। जो कंपनीज लाइक कि हमें किसी के ऊपर 100% डिपेंडेंसी दिखानी ही नहीं है, सीधी सी बात है। समझ आ गया क्या पूरा? तो अब हमने डिसाइड करा कि हमें 10 लोग की टीम को 3 दिन के लिए स्टॉक काउंटिंग पे भेजना है। तो 10 लोग की टीम को 3 दिन के लिए 10 आवर्स डेली भेजना पड़ेगा। किसके लिए? स्टॉक काउंटिंग के लिए। तो 300 घंटे हमें एलोकेट करने हैं स्टॉक काउंटिंग के ऊपर। आई बात समझ में? तो ये बजट बनाया हमने, ओवरऑल कंपनी के ऑडिट का बजट बनाया कि भाई ऑडिट बजट इन आवर्स टू एलोकेट हाई रिस्क एरियाज, कि हाई रिस्क एरिया से इस पे 300 घंटे देने पड़ेंगे भाई। समझ आया क्या? यस और नो? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? ये थोड़ा सा टेक्निकल था बट आपको समझ आ रहा है ना अच्छे से? मैंने कोशिश पूरा करा है कि आई कैन शो यू दी स्टॉक काउंटिंग का एक्चुअल प्रोसेस कैसा दिखता है, कैसा होता है, ठीक है, वो बताने का ट्राई किया है। When these resources are deployed, such as whether it is an interim audit stage or key cut-off dates, अब ये देखना है कि कब आपको इसके लिए रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है, इंटरिम ऑडिट के टाइम पे या की कट ऑफ डेट्स के टाइम पे। अब देखिए इंटरिम ऑडिट कब होती है? जो साल के बीच में ऑडिट हो रही है उसको इंटरिम ऑडिट कहते हैं। अब इंटरिम ऑडिट में क्या होता है, देखो बात इतनी सी है, यहां पे आपकी ऑडिट रिपोर्ट आ गई, यहां पे आपको फाइनल ऑडिट रिपोर्ट देनी है। अब अगर भाई मेरे को इस कंपनी के ऊपर 3000 आवर्स एलोकेट करने हैं तो मैं जरूरी थोड़ी है कि 3000 आवर्स 31 मार्च के बाद ही एलोकेट करूं भाई। लेट्स से मैं ये तो पहले भी कर सकता हूं ना। 2 से 3 लोगों की टीम को डेली मैंने वहां पे विजिट पे भेज दिया या वीकली वो विजिट पे जा रहे हैं, फिर नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं ना। तो यहां पे डेली विजिट पे 2 से 3 लोग आ रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरिम ऑडिट। तो दीज रिसोर्सेज, व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, कि रिसोर्सेज को कब डिप्लॉय किया जाएगा। आपने रिसोर्सेज डिसाइड कर लिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करा, आपने डिसाइड करा कि मुझे इतने लोगों को भेजना है, ठीक है, ये रिस्क एरियाज है। अब ये कब भेजना है ये भी तो डिसाइड कर लो ना भाई। आई बात समझ में? तो कब भेजना है? इंटरिम ऑडिट पे भेजना है या की कट ऑफ डेट्स पे भेजना है? सर ये की कट ऑफ डेट्स मतलब 31 मार्च को जैसे ये कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना कंप्लीट करना चालू किया, कंपाइल करना चालू किया, अब कंपनी को मीटिंग बुलानी है इतने टाइम के अंदर, तो हमारे पास क्या है? कट ऑफ डेट्स है कि हमें 15 दिन के अंदर अंदर ऑडिट कंप्लीट करके रिपोर्ट देनी पड़ेगी। समझ आ गया क्या? और इंटरिम ऑडिट तो आप कभी भी कर सकते हो,
तो एक की कट ऑफ डेट मतलब कि 15 दिन 20 दिन में ऑडिट कंप्लीट करके देनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी को क्या करनी है, कंपनी को अपनी फाइनल, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी है और साथ में कंपनी को अपनी एजीएम बुलानी है। तो मीटिंग बुलानी है, इसलिए हमें टाइमली ऑडिट कंप्लीट करके देनी पड़ेगी। बोलो समझ आया? एंड हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज्ड, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड, सच एज व्हेन टीम ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग मीटिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड। मतलब टीम को ब्रीफिंग करना कि आपको कैसे जाके काम करना है, फिर टीम हमारे पास आएगी कि उन्होंने कैसे काम किया और वहां पे उनको क्या दिक्कतें आई, फिर उनको ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बताना, उनको डायरेक्ट करना कि अच्छा अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो आप इसको रिटर्न में लिखो। जैसे फर्स्ट टाइम जब हम लोग ऑडिट पे गए थे, लेट्स से फर्स्ट टाइम हम लोग ऑडिट पे गए, एग्जांपल दे रहा हूं एक, है ना, और हम लोगों ने जाके काम चेक करा। अब काम चेक करने से पहले हमें सिखा के भेजा गया कि बोले कैसे करना है, बोले ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा। ज्यादा बड़ी कंपनी की ऑडिट नहीं थी, छोटी कंपनी की ऑडिट थी, नए नए इंटरमीडिएट क्लियर किए थे, मतलब आईपीसीसी क्लियर किया था। तो एक छोटी कंपनी की ऑडिट पे भेजा हम लोग को बता दिया कि ऐसे ऐसे काम चेक कर लेना, ये चीजें चेक कर लेना। ठीक है भाई, हम लोग गए, ऐसे ऐसे काम चेक कर लिया, और फिर जाते ही सबसे पहले हम लोग घर नहीं गए, वहां से फ्री होके सबसे पहले हम लोग ऑफिस गए, और ऑफिस में जाके हमने क्या किया, डीब्रीफिंग, मतलब वापस से बताया कि वहां पे हमने क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ, और उसको पूरे चीजों को क्या करा, पूरी चीजों को एक्सप्लेन करा। ठीक है, तो हमारे सर ने हमें साफ साफ कह दिया था कि इसके अंदर 3 दिन के अंदर काम हो जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर। भाई इतने पैसे आ रहे हैं, उसके हिसाब से 3 दिन में काम हो जाना चाहिए। समझ आ गया? मतलब आप समझ रहे हो, एलोकेटेड टाइम डिसाइड हुआ, ठीक है, टीम के 3 लोगों को भेजा गया, तो 3 पीपल आर गोइंग, ओके। कितने दिन में करनी है ऑडिट? 3 दिन में कंप्लीट करनी है। समझ आ रहा है? पहले दिन गए, काम किया, दूसरे आए, उसके बाद बताया, फिर कुछ कमी रह गई तो उन्होंने समझाया कि नहीं आज इस तरीके से काम करना, 3 की जगह 4 दिन लगा दो, बट आज इस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम करना। अगले दिन गए और प्रॉपर मैनर में काम किया, फिर आए, फिर ब्रीफिंग दी, अब लगा कि हाँ सब कुछ सही है, अब अगले दिन चले जाओ। समझ आ गया? तो इस तरीके से क्या है, इन चीजों को चेकआउट करा जाएगा। तो हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज, किस तरीके से रिसोर्सेज को मैनेज किया जाएगा, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज, सच एज व्हेन टीम ब्रीफिंग डीब्रीफिंग मीटिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड, कब मीटिंग होगी, हाउ एंगेजमेंट पार्टनर एंड मैनेजर रिव्यूज आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस, कैसे कब एंगेजमेंट पार्टनर और मैनेजर का रिव्यू करा जाएगा, मतलब काम चेक करा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑन साइट एंड ऑफ साइट। ऑन साइट का मतलब तो हो गया कि जहां पे आप ऑडिट कर रहे हो वहां पे हम लोग आ गए, और ऑफ साइट का मतलब हो गया कि जो आपने फाइल वाइल कंप्लीट करके आप मेरे पास लेके आए उसको चेक करना। एंड वेदर टू कंप्लीट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को चेक करना कि क्या आपने क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स को फॉलो किया कि नहीं किया। समझ आ गया क्या? अब देखिए यहां पे एक बात बता देता हूं मैं आपको, सुनना जरा ढंग से ये बातें। अगर अपन लोग बात करें तो पॉइंट कौन कौन से हैं, देखिए, द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर ऑडिट एरियाज, ओके। अब ये जो है रिसोर्सेज टू एलोकेट फॉर ऑडिट एरियाज, ये है पहला पॉइंट, जिसके अंदर है कितने रिसोर्स लगेंगे। नहीं, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, यह है कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए हैं। द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, भाई कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। सिंपल, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए बताओ। अब ये जो है ना सच है, इसके आगे ये एक तरीके का एग्जाम्पल है टू एक्सप्लेन यू कि भाई इंपॉर्टेंट है, रिस्क एरियाज है, तो हमें एप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस लोग चाहिए। ना 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 ना, कॉम्प्लेक्स मैटर है भाई, एक्सपर्ट लगेगा है। समझ आ गया पहला पॉइंट? तो कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए ये बताओ आप, तो आई बात समझ में, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए ये बता दो, ओके। अब है आपके अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, कितने रिसोर्स लगेंगे, कितने रिसोर्स लगेंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज के लिए कितने रिसोर्स लगेंगे। जैसे मैंने क्या कहा, 3000 घंटे देने हमें, याद आ गया क्या,
3000 घंटे देने हैं हमें, 10 लोग की टीम चाहिए, 30 दिन वो ऑडिट करेगी। आया समझ में? ओके डन। अभी रिलेट हो पा रहा है सब कुछ? रिलेट कर पा रहे हो आप इसको? इजी हुआ? यहां तक का तो क्या है, ये यहां तक का तो पॉइंट है, और यहां से क्या हो गया एक तरीके से एग्जाम्पल। आई बात समझ में? ठीक है, तो कौन कौन से रिसोर्सेस चाहिए, कितने रिसोर्स लगेंगे? हाँ भाई, कौन कौन से रिसोर्स चाहिए बता दो, कितने चाहिए ये बता दो। ओके, व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, कब रिसोर्स चाहिए, कब रिसोर्सेस चाहिए, यहां तक आ गया। इंटरिम में चाहिए, कट ऑफ डेट पे चाहिए, ये इसकी इससे फाइनल ऑडिट करने जाना है, बीच में साल के बीच में भी ऑडिट करनी है, क्या कंपनी बहुत बड़ी है। ठीक है, कब रिसोर्सेस चाहिए बताओ? पूरे साल भर चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या था? कौन कौन से रिसोर्स चाहिए, कितने रिसोर्स चाहिए, कब रिसोर्स चाहिए, और तुम उन रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज करोगे, डायरेक्ट करोगे और सुपरवाइज करोगे, और कैसे तुम रिसोर्सेस को हाँ यार कंट्रोल, हाँ ठीक है, मैनेज, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड। कैसे रिसोर्सेस को मैनेज करोगे, डायरेक्ट करोगे और सुपरवाइज करोगे। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद ऑडिटर ये 4 डिसीजंस लेगा। क्या 4 डिसीजंस लेगा? कौन कौन से रिसोर्स चाहिए, कितने रिसोर्स चाहिए, कब रिसोर्स चाहिए, और कैसे आप इन रिसोर्स को मैनेज करोगे, डायरेक्ट करोगे, सुपरवाइज करोगे। अब आ गया समझ में? याद हो गया अब? ठीक है, तो अब देख लो, डिटेल में देख लिया अपन ने इसको एग्जाम्पल्स के साथ में, और अब अपन ने इसको याद भी कर लिया है। तो ये बोलता है द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद में ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते टाइम पे ऑडिटर को 4 चीजों की खबर हो जाएगी। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते टाइम पे ऑडिटर इन 4 बातों पे ध्यान रखेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद। और वो स्ट्रैटेजी क्या है? 4 चीजें क्या पता लग जाएगी ऑडिटर को? कौन कौन से रिसोर्सेस चाहिए, कितने रिसोर्सेस चाहिए, कब रिसोर्सेस चाहिए, कैसे इस रिसोर्सेस को मैनेज करोगे, डायरेक्ट करोगे, सुपरवाइज करोगे। समझ आ गया? ठीक है, तो द रिसोर्सेस टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, व्हेन दीज रिसोर्सेस आर टू बी डिप्लॉयड, एंड हाउ सच रिसोर्सेस आर मैनेज, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड। ओके, और ये बाकी के इसके एग्जाम्पल्स थे। इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब तो दिक्कत नहीं है किसी को? अब अच्छे से गया दिमाग में? ठीक है, मैंने क्या कहा था, किसी चीज का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, जैसे ही उसका बेस समझ आ जाएगा वो चीज अपने आप याद हो जाएगी, अपने आप सीधे इजी हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए। द ऑडिटर ऑफ टी ऑफ हैंड फैब लिमिटेड इज वरीड एज टू मैनेजमेंट ऑफ की रिसोर्सेज टू बी एम्प्लॉयड टू कंडक्ट ऑडिट। हाउ द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है भाई, ये तो समझ गए। अब आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते टाइम पे ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाएगा, जिससे ऑडिटर को 4 चीजों की खबर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा? यहां पे एस्टैब्लिश करना चाहता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। जिस टाइम पे पूरी ऑडिट स्ट्रैटेजी बन जाएगी ना, फिर हम प्लानिंग के ऊपर जाएंगे, फिर हम प्रोग्राम के ऊपर जाएंगे, ठीक है, फिर हम मटीरियलिटी का ध्यान रखेंगे और इन सबको डॉक्यूमेंट करते हुए चलेंगे। समझ गए ना पूरे चैप्टर का क्या चक्रव्यूह है? अब देख लो, ये बोलता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी टू इन एस्टैब्लिशिंग। अब ऑडिटर क्या बना रहा है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रहा है। सबसे पहला है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप। क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप। मतलब कि मैं सबसे पहले वो एंगेजमेंट लेटर है उसे उठा के देखूंगा और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फोकस करूंगा
जो मेरे स्कोप को डिफाइन करते हैं। क्योंकि देखो स्कोप मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे कि समझना बात को, मेरे पास एक कंपनी की ऑडिट आई है और उसकी 12 ब्रांचेस है। स्कोप ऑफ ऑडिट बढ़ाएं कि कम करें? ओवरऑल स्ट्रैटेजी बढ़ानी पड़ेगी कि कम करनी पड़ेगी? सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले बोलता है कि आप एंगेजमेंट के उन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फोकस करो जो आपके स्कोप को डिफाइन करती है। समझ आ गया? यानी कि आइडेंटिफाई करना है ऑडिटर को स्कोप, आइडेंटिफाई करना है ऑडिटर को स्कोप ऑफ ऑडिट। सिंपल भाषा में बोले तो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है स्कोप ऑफ ऑडिट, कि कितनी ऑडिट करनी है, कंपनी कितनी बड़ी है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उस हिसाब से अपने आप स्कोप डिसाइड हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। दूसरा पॉइंट है असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। अब ये रिपोर्टिंग कब करनी है? सर समझ नहीं आया, एग्जाम्पल सुनो एक बार। भाई कंपनी होती है, अपनी कंपनी होती है, बड़ी कंपनीज होती है, उसमें बनती है क्वार्टरली रिपोर्ट। क्या बनती है उसमें? बोलो। क्वार्टरली रिपोर्ट बनती है। और छोटी कंपनीज होती है, उसमें एनुअल रिपोर्ट बनती है। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देख लो ना एक बार। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब जिसकी ऑडिट करनी है, टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट, उस हिसाब से ऑडिट प्लान कर लेंगे। एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशंस रिक्वायर्ड, क्वार्टरली ऑडिट करनी है तो क्वार्टरली रिपोर्ट देनी है, एनुअल है तो एनुअल रिपोर्ट देनी है, उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तीसरा पॉइंट यहां पे दे रखा है, कंसिडर द फैक्टर्स, कंसिडर द फैक्टर्स इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। तो अपने जजमेंट, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑडिटर यहां पे क्या करेगा, उन फैक्टर्स को डिटरमाइन करेगा जो कि सिग्निफिकेंट है इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से इस तरीके के फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो यहां पे क्या करने वाले हैं, जो आपको, जिसको मुझे आपको डायरेक्ट करना है। जब जब देखो मैं तो ऑडिट करने जाऊंगा ही, बट मैं अकेला तो जाऊंगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अपनी टीम को यहां पे क्या करने वाला हूं, डायरेक्शन देने वाला हूं कि आपको इस तरीके से जाके ऑडिट करनी है। तो कंसिडर दी फैक्टर्स जिस पे आपका डायरेक्शन बेस्ड होगा, जिस पे आपकी टीम के एफर्ट्स बेस्ड होंगे, तो वो कंसिडर करना है वो फैक्टर्स, ठीक है, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से, आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, कि आप किस तरीके से डायरेक्ट करोगे। अब जैसे कि आपके पास आई एक छोटी कंपनी की ऑडिट, तो उसमें उसी तरीके से बताना पड़ेगा, बट एक बड़ी कंपनी की ऑडिट आई है तो उसमें उस तरीके से बताना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या कहा, मारुति सुजुकी की ऑडिट आपके पास आई है, तो भाई अगर मारुति सुजुकी की ऑडिट आपके पास है तो उसके अंदर डायरेक्शन भी उस हिसाब से समझाने पड़ेंगे ना। तो ये फैक्टर्स ऑडिटर को अपने अपने नॉलेज के हिसाब से और प्लस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बोलता है, ये सब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है, मैंने एग्जांपल्स भी रीड नहीं करे, मैं सिर्फ एक आपको आइडिया दे रहा हूं ताकि कल आप लोग के लिए टॉपिक ईजी रहे, जब व्हेन आई मेक यू अंडरस्टैंड तो आप लोग के लिए ईजी रहे। कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। याद है क्या प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कब अप्लाई करते हैं अपन? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी याद है क्या? एंगेजमेंट से पहले, हाँ हाँ, ऐसे 210 में भाई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बाद में डिसाइड करेंगे, उससे पहले क्या डिसाइड करना पड़ता है? याद आ गया? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, तो उसके अंदर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि भाई जब मैं इस कंपनी की ऑडिट के लिए आ रहा हूं तो ऑडिट करते टाइम पे मुझे किन किन बातों का ख्याल चाहिए रखना पड़ेगा। तुम्हारे पास मैं अपॉइंट हूं कि नहीं हूं, इसके मुझे चेक करना पड़ेगा। क्या तुम इतनी फीस दे पाओगे, तुम्हारा किस तरीके का काम है, किस तरीके का बिजनेस है, वो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? फोन तो नहीं चलाना ना पीछे पीछे कोई, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कहीं अपन थोड़ा शेयर मार्केट वे मार्केट देख रहे हैं अभी फिलहाल, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मार्केट खुल गया ना। पता था ऊपर तो आएगा ही आज।
कोई बात नहीं, ठीक है, चलो चलता है ऐसा। हाँ जी सुनिए, अरे बाबा सुन लो यार, ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग। एंड वेयर दी, अरे यार ये लास्ट है। तो कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड वेयर एप्लीकेबल whether knowledge gained on other engagements performed by engagement partner for the entity is relevant। और पिछली ऑडिट जो करी थी या इस टाइप की सिमिलर कंपनी की जो ऑडिट करी थी, अच्छा हुंडई की ऑडिट भी पहले हमारे पास थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अरे एग्जांपल हुंडई की ऑडिट थी, तो वही वाला एक्सपीरियंस मारुति में अप्लाई कर देते हैं, सेम ही टाइप की तो है। आया कि नहीं आया समझ में। तो ये तो बोल रहे रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज को कंसिडर करना है एंड वेयर एप्लीकेबल जो नॉलेज गेन करी थी पिछली ऑडिट एंगेजमेंट्स में उसको यहां पे अप्लाई करना है। चलो अब इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ में, ठीक है, और फिर एस्टैब्लिश करेंगे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ठीक है। और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के बाद आप देख लो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑडिट प्लान। कुछ पूछना है? चलो बाय।